हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 प्राथमिक स्तर का प्रश्न पत्र सॉल्व कराया जाएगा। और इस वीडियो में जो है तो 30 क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षण विधि के कराए जाएंगे। देखिए, ये परीक्षा तिथि तो ये परीक्षा हुआ था 19 दिसंबर 2016 को, यानी 19 दिसंबर 2016 का प्रश्न पत्र बाल विकास एवं शिक्षण विधि के कराए जाएंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करिए। तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे का संबंध जो है किसके अध्ययन से है, तो पियाजे का संबंध है संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया। इन्होंने अपने निजी प्रेक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति के जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतर्क्रिया पर निर्भर करता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। अब देखिए, संज्ञानात्मक प्रकार जो है तो कितने प्रकार से होकर गुजरता है, तो 4। पहला है संगठन, दूसरा है अनुकूलन, तीसरा है आत्मसातन तथा चौथा है समंजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप बाएं हाथ से काम कर रहे हैं, तो आपकी हैबिट बनी हुई है कि आप बाएं हाथ से काम करते हैं कंटिन्यू, लेकिन जब आप कोशिश करते हैं कि लाओ हम दाएं हाथ से भी यही काम करें, तो वही पूछा जा रहा है कि उसका प्रशिक्षण क्या कहलाता है। यानी उस भाग में दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ऊर्ध्व अंतरण, बी है क्षैतिज अंतरण, सी है द्विपार्श्विक अंतरण तथा डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कि मानव शरीर को 2 भागों में बांटा जा सकता है, दायां भाग और बायां भाग। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो इसे हम द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग बाएं हाथ से लिखने में करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा यानी सबसे अधिक बार आता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुलांक। देखिए, बहुलांक या बहुलक सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग है जिसमें मध्य माध्यिका व बहुलक आता है। प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाता है। इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो सूत्र देखिए क्या है, यम एन माइनस यम। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन करिएगा कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर के द्वारा। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था और इन्होंने अपना प्रयोग चूहों पर किया था। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किया था, पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था और इन्होंने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया है। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था और थॉर्नडाइक ने जो है तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया है और इन्होंने अपना प्रयोग बंदर पर किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करिए। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा पूछा जा रहा है कि ये किस सिद्धांत से संबंधित है। तो अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अल्बर्ट बंडूरा अधिगम सिद्धांत को बंडूरा द्वारा 1969 से 1971 में दिया गया और सामाजिक अधिगम सिद्धांत अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों को देखकर, सुनकर व समझकर सीखता है, यानी दूसरे की नकल करके सीखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए चलिए अगला वाला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। तो मानसिक आयु का प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है कि इसे किसने दिया था। तो देखिए, इसे दिया था बिने एवं साइमन ने। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया, तो बिने एवं साइमन ने। देखिए, मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन बिने के द्वारा किया गया था। स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है तथा उसके आधार पर बालकों को मंदबुद्धि, तीव्र बुद्धि आदि विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था।
अब देखिए बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि मानसिक आयु का प्रत्यय देने वाले वैज्ञानिक हैं बिने एवं साइमन। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो सीखने का नियम आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि तनाव का नियम। जब आप तनाव में रहेंगे तो क्या सीखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि तनाव का नियम जो है तो ये सीखने का नियम नहीं है। अब देखिए तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम एवं अभ्यास का नियम अधिगम के नियम है, जिसे थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास एवं त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया था, जबकि तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं कहलाता है। आइए अगला वाला क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कि सीखने में संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था बताइएगा। तो देखिए सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। देखिए अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, जिसमें पावलोव ने कुत्ते के लार स्रावित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की। बिल्ली पर थॉर्नडाइक द्वारा, चूहों पर स्किनर द्वारा एवं बंदर पर कोहलर एवं कोफका ने प्रयोग किया था। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो सूझ द्वारा बताइएगा कि सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसे किया था कोहलर ने। देखिए कोहलर सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम मात्र किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ से होता है। इन्होंने बंदर पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करिए। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बताइएगा कि कार्य को आरंभ करने और उसे कंटिन्यू जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसे कहा जाता है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। जैसे आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने अपना काम जारी रखा और उसको नियमित कर रहे हैं, तो वो प्रक्रिया मोटिवेशन ही तो कहलाएगी। आप अंदर से मोटिवेट हैं तभी तो आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम में सफल होना है। तो यही है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया, तो ये क्या कहलाती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेरणा। और किसके अनुसार, तो गुड के अनुसार। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि विस्मृत कम करने का उपाय क्या है। विस्मृत यानी भूलना, तो भूलना ये कम करने का उपाय, सबसे अच्छा उपाय पढ़ाई के दौरान तो विस्मृत कम करने का उपाय क्या होगा। तो सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान करना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ की पुनरावृत्ति। यानी पाठ को बार बार दोहराएंगे तो जो है विस्मरण कम हो जाएगा। देखिए जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभवों या सीखी बातों को चेतन में लाने में असफल हो जाता है तब उसे विस्मृत कहते हैं। अतः विस्मृत को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि सीखी गई बातों या अनुभवों की पुनरावृत्ति की जाती रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्रोध व भय प्रकार हैं। क्रोध और भय किसके प्रकार हैं। तो क्रोध और भय ये संवेग के प्रकार हैं। देखिए क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं। मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार 14 संवेगों की व्याख्या की गई है। संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन। तो क्रोध और भय किसके प्रकार हैं, संवेग के। अब संवेग देखिए, आप गुस्सा होते हैं तो आपके देखिए शारीरिक अंगों में आपके आंख लाल हो जाएगी, आपका गाल लाल हो जाएगा, तो ये क्रोध में हुआ। भय में, डर में देखिएगा कौन कौन सा संवेग होता है, तो डर की अवस्था में आपका हृदय धड़कने लगता है, आपका बीपी हाई या लो हो जाता है। तो ये सारे प्रकार भय के प्रकार हैं। और खुशी के भी एक अपने प्रकार होते हैं। खुशी भी जो है तो संवेग में ही आती है। तो खुशी में क्या होता है कि आपका चेहरा जो है ऑटोमेटिक खिलखिला उठता है, आपके चेहरे पर स्माइल होती है। तो ये सारे प्रकार जो होते हैं तो ये संवेग के प्रकार होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या है।
तो देखिए दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल कहलाता है अनुकरण। देखिएगा कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहारों की नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण किया जाता है उन्हें निर्देश या मॉडल्स कहा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो बताइएगा कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहा जाता है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कि धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे हम धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्मृति यानी कि भूलना। इसमें देखिए कि विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित है। जब सीखा हुआ ज्ञान धारणीय न हो या धारण किए गए बात को पुनः चेतन पटल पर न लाया जा सके तो उसे हम कहते हैं विस्मृत। आइए अगला वाला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। तो देखिए टर्मन के अनुसार जब बच्चा 90 से लेकर के 100 के बीच में होगा तो इस प्रकार का बच्चा जो है सामान्य बुद्धिलब्धि का बच्चा माना जाता है। ऐसा बच्चा कैसा होगा तो सामान्य बुद्धिलब्धि का बच्चा माना जाएगा टर्मन के अनुसार। आइए देखिएगा कि टर्मन ने बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया। अब देखिए अगर 130 से अधिक आईक्यू लेवल का बच्चा है तो उसे हम क्या कहते हैं प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। 130 प्लस वाले बच्चे को प्रतिभाशाली बालक का दर्जा दिया गया है। और 121 से लेकर के 130 में अगर 121 से लेकर के 130 आईक्यू लेवल वाला बच्चा है तो उसे कहा जाएगा प्रखर बुद्धि का। 111 से 120 में जो बच्चा है तो उसे हम कहते हैं तीव्र बुद्धि का। और 91 से लेकर के 110 के बीच में रहने वाले बच्चे होते हैं सामान्य बुद्धि के। 81 से लेकर के 90 वाले बच्चे होते हैं मंद बुद्धि के। और 70 से लेकर के 80 के बीच में जो बालक होते हैं तो वो अल्प बुद्धि के। 71 से कम वाले होते हैं जड़ बुद्धि के। तो बुद्धिलब्धि को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बुद्धिलब्धि को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामान्य बुद्धि। 90 से लेकर के 110 आईक्यू लेवल वाले बच्चे कहलाएंगे सामान्य बुद्धि के। अगला नंबर क्वेश्चन करिए कि हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो देखिए स्टेनले हाल का सिद्धांत जो है तो स्टेनले हाल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यायित किया है। उनके अनुसार किशोरों में जो शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किशोरों का मनोविज्ञान। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। तो बताइएगा कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रायड ने। अब देखिए कि व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्रायड ने सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और फ्रायड ने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास के संदर्भ में मुख्य रूप से 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया। मुखीय अवस्था, गुदीय अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था और ज्ञानेंद्रिय अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया। तो इसे दिया है जेम्स फ्रायड ने। आइए अगला वाला क्वेश्चन करिए 19 नंबर क्वेश्चन कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। तो बताइएगा कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू वुंट यानी विलियम वुंट ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कि विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है।
1879 में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। कहाँ पर इन्होंने किया था? तो जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में, जिसके बाद से ही मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विधा माना जाने लगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू वुंड। अगला वाला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला पूछा जा रहा है कि इसे किसने रखा था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्थीमर ने। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन वैज्ञानिकों मैक्स वर्थीमर, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफका तथा कुर्ट लेविन ने रखा था। तो देखिए इन सारे वैज्ञानिकों के नाम नहीं दिए गए हैं ऑप्शन में, मैक्स वर्थीमर का नाम है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्थीमर। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो संघनन सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है कि ये किससे संबंधित है? अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से या सृजनात्मकता से? तो देखिए संघनन सिद्धांत ये संबंधित है स्मृति से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा कि संघनन सिद्धांत विस्मृति से संबंधित है। यह सिद्धांत मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तथा प्रस्तुतिकरण के तरीके को व्याख्यायित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संघनित होती रहती हैं। मनुष्य वही सूचना के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो समस्या समाधान में सहायक होती है। अतः वही व्यक्ति निर्णय निर्माण में दक्ष होगा जो सृजनशील होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 22 करिए कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? तो देखिए क्षेत्र सिद्धांत जो है ये गेस्टाल्टवादियों का योगदान है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा इसमें कि अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत सामान्य शब्दावली में यह कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे सांकेतिक रूप में B = F द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्टवादियों। अब 23 नंबर क्वेश्चन करिए कि डॉट डॉट बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो डॉट डॉट बैटरी तो ये होगी भाटिया, बुद्धि भाटिया बैटरी। बुद्ध भाटिया बैटरी का प्रयोग, देखिए कि बुद्ध भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया और यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि भाटिया बैटरी का प्रयोग। ये देखिए यहाँ भाटिया देना चाहिए था इनको ऑप्शन में, बुद्धि भाटिया बैटरी का प्रयोग। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है कि इसे किसने दिया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर ने। अभिक्रमायोजित अधिगम का अर्थ कि किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान किया जाता है। B.F. स्किनर ने वर्ष 1942-43 में सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि अभिक्रमायोजित अधिगम का आधार बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। आ गया क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है तो उसे हम कहते हैं अधिगम, यानी सीखना। सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ गया क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन करिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन ये है कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो संज्ञान है गिलफोर्ड का सिद्धांत। J.P. गिलफोर्ड तथा उनके सहयोगियों ने बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया। इनके अनुसार बुद्धि को 3 बीमाओं के परिप्रेक्ष्य में रखा जा सकता है, सामग्री, संक्रिया और उत्पाद।
अब संक्रिया को पुनः 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है: संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन और मूल्यांकन। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन ये है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो देखिए 8 वर्ष का सुधीर है, सुधीर की वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष है। मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष है। तो देखिए अब उसकी बुद्धि लब्धि पूछा जा रहा है, तो बुद्धि लब्धि बराबर सूत्र क्या कहा गया है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु ये हो गया 10 और वास्तविक आयु 8 गुणे 100, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अब देखिए 100 का 10 में मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 1000। 1000 बटे 8। अब इसको डिवाइड करिए, 8 एकन्नम 8, 2 0, 8 दूनी 16। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, आप 0 उतार दीजिए, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो गया 125। यानी कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 125। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। उदाहरण, यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता है तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती है। अतः संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स लैंग सिद्धांत। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? तो देखिए किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव, तो उसे हम कहते हैं कुंठा। देखिए कुंठा मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं कि किसी इच्छा की पूर्ति ना होने पर कुंठा संवेग की उत्पत्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, यानी इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? तो कोहलबर्ग का सिद्धांत पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। देखिए नैतिक विकास कोहलबर्ग ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य अर्थात समाज से अपने संबंधों के बारे में वैयक्तिक दृष्टिकोण पर बल दिया। कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समानांतर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो ये है नैतिक विकास है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी।